आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या होते हैं. These are imaginary lines that indicate direction of field intensity. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी. अच्छा, ये अभी ना पहले मैं थोड़ी देर के लिए वो लाइन ऑफ फोर्स को एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. देखो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना और कुछ पूछना तो पूछ लेना. दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी. कैसे? अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो अगर यहाँ पे पॉइंट पी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, और अगर कर्व लाइन है इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा ना, ऐसे. तो कर्व लाइन में क्या होगा, एट एनी पॉइंट डायरेक्शन इज फाउंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ड्रॉ करके ये अनु तुम्हारा साउंड आ रहा है ठीक से? अनु साउंड आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे? बेटे साउंड आ रहा है तुम्हारे पास? तो ये कर्व लाइन से देखो टेंजेंट डायरेक्शन होता है, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R. देखो हर जगह कैसे आ रहा है ना, टेंजेंशियल आ रहा है. ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज. क्या होता है? नंबर 1, लाइंस ऑफ फोर्स start at positive charge or infinity. Number 2, lines of force end at negative charge or infinity. ठीक है, lines of force end at negative charge or infinity. और यहाँ पे हो गया lines of force start at positive charge or infinity. Third, there are no breaks or sharp turns. Number 4 is two lines cannot intersect. ये मेन इसका वो है पॉइंट्स. अब मैं ड्रॉ करूंगा पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगा. तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे होगा, आइसोलेटेड पॉजिटिव, उसके लिए क्या होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना. यानी अगर मान लो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट पता करना है पॉइंट पे, तो क्या होगा, इस लाइन क्या होगा, तो ये हो गया E. देखो लाइन, अगर लाइन स्ट्रेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ होगा
वही होगा फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। पर कर्व होगा तो क्या होगा ना, वहां पे फिर तुमको टेंजेंट ड्रॉ। वही मैं सीधा सारे स्टेट है, ये तो एक सिंपल केस है इसलिए स्टेट में। अभी देखना जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो देखना कर्व भी होंगे। ये आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये माइनस चार्ज आ गया, यस 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 यस। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, मान लो इस पॉइंट इंटेंसिटी क्या होगा, देखो सारे डायरेक्शन देखो। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, देखो स्टार्ट पॉजिटिव, और इनको देखो ये कहां से आ रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी से स्टार्ट, और एंड कैसे होगा, द लाइंस ऑफ फोर्स एंड एट नेगेटिव चार्ज, है एंड नेगेटिव चार्ज, और ये कहां एंड हो रहा है, इंफिनिटी, इसलिए देखो नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, देयर आर नो ब्रेक्स और शार्प टर्न्स, तो ये ऐसे क्यों, ये देखो अगर मान लो ऐसे लाइन ऑफ फोर्स होता है, जैसे मान लो यू, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटेंसिटी पूछूंगा तो क्या करना, ये वाला लाइन तो ऐसे बताएगा टेंजेंशियल, और ये वाला लाइन ऐसे बताएगा टेंजेंशियल। अब एक ही जगह पे दो दो इंटेंसिटी थोड़ी हो, एक जगह पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी हो, या तो ये या तो ये। अब ये तो एक ही पॉइंट पे दो दो दिखा रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो सकता। ब्रेक क्यों नहीं हो सकता ऐसे करके, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स को एंड नेगेटिव चार्ज पे करना चाहिए, यहाँ पे तो चार्ज दिया ही, इसलिए यहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए ना ब्रेक हो सकता है और ना ही ये दोनों हो सकता, तो ये इन दोनों का डिस्कशन। इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकता, अगर लाइन ऐसे हुआ और लाइन ऐसे हुआ फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ पे इंटेंसिटी कौन सा डायरेक्शन में, इस लाइन के हिसाब से तो इंटेंसिटी इधर हो गया टेंजेंशियल, और अगर उस लाइन के हिसाब से तो इंटेंसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल हो, ये देखो। अब बताओ दो दो डायरेक्शन कैसे, है ना, इसलिए ये तीन चीजें नहीं हो सकती, इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता, ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, शार्प टर्न नहीं, तो देखो ये टर्न हो सकता, ये हो सकता, अभी थोड़ी देर पहले एक कर्व तो दिखाया था, वो हो सकता, पर उसमें ऐसे नहीं था कि यूं गया फिर ऐसा ऐसे, तो स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व वाला अभी आएगा, स्मूथ कर्व के एग्जांपल अभी तो हमने आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव किया, जैसे एक से ज्यादा चार्ज होगा देखना कर्व की, जैसे अब मैं कर्व का एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज के लिए करोगे ना तो लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगा, ये तो ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर, ये लाइन ऑफ फोर्स की, लाइन ऑफ फोर्स और कंटीन्यूअस लाइन, सारे लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके देखो कैसे, एक बार ये अजीब सा लाइन कैसे एक्सप्लेन करें, जैसे यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करें, देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर होगा, ये कलर मार्कर है कोई, ग्रीन कलर का या हरे रंग का या लाल कलर का, ये क्या मतलब, तो ये वाला ऐसे करके ये इंटेंसिटी बनाएगा, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, वहां पे एक 1 कूलम्ब चार्ज है, तो अगर मैं 1 कूलम्ब चार्ज रखूंगा तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, रिपेल करेगा, और ये वाला जो क्यू चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा, लाल लाल ना उधर रहेगा, ब्लू से कोई ज्यादा फायदा नहीं,
ये एक का इंटेंसिटी हुआ, ये दूसरे का इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट कैसे बने? अच्छा बाय द वे थोड़ा दूर है तो थोड़ा छोटा बने, और ये थोड़ा पास है इससे ज्यादा बने, इंटेंसिटी क्या होगा? 3 डायगोनल वाला बदल दे। हां डायगोनल वाला नहीं समझ नहीं, मैं अगर मान लो समझ में क्या तो मैं ये कर्व कैसे एक्सप्लेन कर, देखो कर्व के टेंजेंट के अलोंग इंटेंसिटी होना चाहिए, कैसे बन रहा है? अगर मान लो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखो तो ये क्यू चार्ज काफी रिपेल कर, ये क्यू चार्ज थोड़ा दूर है, ये पास में है तो ज्यादा रिपेल कर, ये थोड़ा दूर है तो कम रिपेल कर रहा है, दोनों का रिजल्ट ये होगा। और देखो ये जो मैंने लाइन बनाया इज इट की टेंजेंट ऐसे होता है, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो ऐसे, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज का लाइंस ऑफ फोर्स। और देखो सारे कर्व, देखो सारा कर्व सब घुमा फिरा, प्लस क्यू माइनस क्यू बना लो दीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू में कैसे बने ये सब नोट करो बेटा, ये सब एग्जाम में आएंगे। प्लस क्यू माइनस क्यू का लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनता है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। तो इसको क्या पूछना है, जो आपने अभी बताया क्या, ये ड्राइंग बनाने के लिए आ सकता है, तो ये नहीं कि ड्राइंग बनाने के लिए आएंगे, बट आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आएंगे लाइन ऑफ फोर्स, वो क्या आएंगे कुछ भी नहीं पता। ये जो होता है लाइन ऑफ सवाल होंगे इधर, अब इसके एक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन करना, कौन सा ये वाला पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट पे कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ का रखा हुआ चार्ज को रिपेल करेगा, अगर 1 कूलम चार्ज हो तो रिपेल करेगा ना, ये तो वैसा है। और ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये भी तो अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आप बताओ, यहाँ पे टेंजेंशियल है ना, ये चीज, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखो एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि तो अदरवाइज तुम पूछोगे कि अजीब सा कर्व कैसे बनता है, तुम कर्व को कैसे होगा इंटरप्रेट कर, तो देखो
यहाँ पे इंटेंसिटी, ये जो कर्व है इसको देख के इंटेंसिटी निकालते तो ऐसे बताते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन की एक इंटेंसिटी ऐसे, एक इंटेंसिटी ऐसे, दोनों मिलाकर और वो टेंजेंट बनना जरूरी है हर जगह। कर्व लाइन अगर होगा तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कर्व लाइन के टेंजेंट। और एक एक्सटेंशन वर्क कर देता हूं एक और जगह, जैसे मान लो सब ये पॉइंट ले, यहाँ पे जो इस चार्ज में से इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा, ये एकदम करीब है, और इस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होगा वो बहुत कम होगा, क्यों? तो काफी दूर है, तो इंटेंसिटी को मान लो ऐसे, तो रिजल्ट क्या होगा? ऐसे होगा, तो पेंडिकुलर फिर भी होगा, टेंजेंट है, हां टेंजेंट जब भी होगा तो टेंजेंट। अनु ये वाला डायग्राम भी नोट कर लेना, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज दैट टेंजेंशियल तो बनता है। मेन मुद्दा क्या था, ये जो कर्व बन रही है अजीब से कर्व कैसे बनना, कैसे इंटरप्रेट करें, इसको कैसे समझें? मैं कुछ नहीं, जहां पे भी तुम पॉइंट रख लो वहां पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा वही फील्ड, वो असली, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये चार आते हैं, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू माइनस, प्लस क्यू माइनस। पहले वाला प्लस क्यू, हां पहले वाला प्लस क्यू, सर माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू तो प्लस क्यू वाला सेम है। अच्छा, बस ये कि प्लस क्यू में लाइंस ऐसे आ रहे थे, उसमें ऐसे आएंगे, सिर्फ एरो सारा बदल देंगे। जैसे मैंने अभी इसके ठीक पहले प्लस क्यू कराया, अब एग्जाम में आ गया माइनस क्यू, क्या करो वही फिगर बना दो, एरो सारा पलट दो। एरो देखो मैंने कैसे लिखा था, चार्ज से बाहर निकलता, उसमें बाहर से चार्ज की तरफ, बस इतना ही डिफरेंस। नहीं इसमें मत बनाओ, इसमें तो बाहर ही रहना, नहीं तो मिक्स अप लिख लो बेशक की फॉर माइनस क्यू ओनली द एरोज विल रिवर्स, और माइनस क्यू यानी प्लस क्यू डायग्राम मैंने बना दिया। अब अगर माइनस क्यू को बनाना है तो क्या करेंगे ना, सिर्फ एरोज को रिवर्स करना, बाकी डायग्राम कॉपी कर लो। अभी मिटा दो मैं, नहीं तुमने ये नहीं बनाया, ये वाला और ये वाला, ये फटाफट बनाओ जल्दी से। अब एक बहुत बड़ा फंडामेंटल सवाल, चलो ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स से डायरेक्शन निकलता, क्या लाइंस ऑफ फोर्स से इंटेंसिटी भी निकलता, वो एक सवाल। तो सुनो, मोर congested lines means greater field intensity, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, जैसे मान लो किसी जगह पे फील्ड लाइंस ऐसे है और यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज ए, और किसी जगह मान लो ऐसे है और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो बताओ ई ए और ई बी में क्या रिलेशन? अनु बताओ बेटे, ई ए और ई बी में से कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ। ये बड़ा होना चाहिए। अनु ई ए और ई बी में से कौन बड़ा होगा बेटे, जल्दी बताओ। ई ए, अच्छा इसका लॉजिक बताओ। ज्यादा कंजेस्टेड है, बिल्कुल सही, क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड है therefore EA has to be what ना greater than। तो इसको डिफाइन कैसे करें? सपोज मैं कहता हूं मुझे ना फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू निकालो, तो डिफाइन कैसे करें? तो इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट।
ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेटा ये तुम जल्दी जल्दी ड्रॉ कर, साथ साथ लिखो बेटे, सब नोट करना शुरू कर दो, तुम भी नोट करो, ये तो भूल जाओगे सर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम एक चीज और देखो, डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं कैसे, टेंजेंशियल से। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना, डायरेक्शन तो निकलता ही निकलता है, और अब हम मैग्नीट्यूड भी निकालना। तो कैसे, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक जगह पे ना कुछ लाइंस बने हुए, जैसे कुछ लाइंस बने हुए, और मैंने सपोज किसी स्टूडेंट को भेज दिया, ऐसा है ना, काम करो वहां पे ना नंबर ऑफ लाइंस बने हुए हैं, तुम एक एरिया ड्रॉ कर लेना, और इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होता है ना, नंबर ऑफ लाइंस बाय एरिया कैलकुलेट करके, चलो तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसे एरिया, हाँ इसी पे कहा कि अगर 10 जनों को भेजोगे तो 10 जन अलग अलग एरिया लेंगे, प्रॉब्लम है ना, अब उसी पे आ रहा हूं, तो देयरफॉर इंटेंसिटी लिख लिया n/a। अब मैंने किसी और को भेजा, उसने एरिया ऐसे ले लिया a डैश, अब उसका नंबर ऑफ लाइंस तो वही है ना, देखो वही अब पता प्रॉब्लम क्या, नहीं प्रॉब्लम समझो, एक का कुछ आंसर आ रहा है, एक कुछ और आंसर आ रहा है, अब इसको मानो ऊपर से जाने कि ये जिस टेढ़ा मेढ़ा एरिया लिया है, ऐसे तो थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा ले लो, और टेढ़ा मेढ़ा हजारों एरिया बन सकता है, तो हर कोई अलग अलग आंसर निकालेगा, फॉर्मूला एक ही है, नंबर ऑफ लाइंस बाय एरिया, यानी एरिया को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो एरिया को स्टैंडर्डाइज क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ लाइंस बोलने से नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा। ये वाला एरिया इसलिए करें, देखो ये परपेंडिकुलर, देखो ये एरिया है और ये लाइंस देखो परपेंडिकुलर, ये एरिया गलत है, तो जैसे भी करना स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट लेना पड़ेगा, सो दैट लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एरिया लेको तो हर एक का हाँ ये एरिया लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा गया था ये वाला एरिया निकाल के आया था, वो बोला अरे बाप रे मेरा गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, तो बोला कोई बात नहीं, इसका भी एक रास्ता निकाल, जुगाड़ निकाल, कैसे वाला था, नहीं काम करो, हाँ ए वाले, ए का तो गलत हो गया, तो अब ये सही माना जाएगा, ये तो हो गया गलत। अब वो ए वाला बोलता अब क्या मैं दोबारा जाऊं, मैं बोला नहीं नहीं जुगाड़ निकाल, कैसे, जरा सोचो, अगर तुमको ये सीधा लाइन का लेंथ चाहिए, तुम क्या करते हो, इससे टेढ़ा वाला लाइन का लेंथ, और ये थीटा है, इसका कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं तो मैं बोलता चलो एक काम करो, इसका गलत तो हो गया पर इसको सुधार देता, कैसे ना, उसने टेढ़ा लिया था एरिया और उसका कंपोनेंट निकाल दो, कंपोनेंट निकाल दो, तो कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ कंपोनेंट होता है cos थीटा कंपोनेंट, देयरफॉर मैं कह रहा हूं कि ठीक है गलती हो गया, अब क्या करें, है ना, देयरफॉर अब इसको मैंने सुधार दिया, अब इसको मैंने करेक्टेड कर दी, करेक्टेड वर्जन, क्या करना पड़ेगा ना, सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल है, तो बोला चलो कोई बात नहीं, तुमने गलती से क्या किया, गलती से थीटा एंगल पे एरिया ले लिया, तो कोई बात नहीं, उसका cos थीटा कंपोनेंट ले लो, तो सीधा वाला एरिया आ गया, यानी फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, n/E a cos। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितने होंगे, E a cos थीटा, और ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है ना n, where n is the number of lines of force, वही लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही बात, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक लाइंस बोल देते हैं, कई बार लाइंस ऑफ फोर्स बोल देते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हजार नाम है, एक ही चीज, इसको एक नया नाम दिया गया, थोड़ा टेक्निकल नाम, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम्हारे मुझे एक हॉस्पिटल लिया, मुझे एक ही लेना था, तो एक हॉस्पिटल ले रहे तो सीधा देखो उसने गलती क्या की, उसने टेढ़ा एरिया लिया और थीटा एंगल पे टेढ़ा लिया, ठीक है थीटा एंगल पे लिया ना, उसका cos थीटा कंपोनेंट निकालो तो सीधा वाला एरिया आ गया, तो वो गलती वाले को सुधार दिया,
फिर मैंने बोला कोई नहीं, ए वाला मत यूज कर, वो तो गलत है, तो m बाय a गलत लिखा है, तो काट। फिर उसको सुधार भी दिया, देखो इसमें लिखा है करेक्टेड वर्जन। क्या किया मैंने, उसका कंपोनेंट लेके a cos थीटा से डिवाइड कर, ये n क्या आ गया, a cos थीटा। अब n क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए सिग्मा यूज किया जाता है, फाई। ये फाई होता है फ्लक्स और ई होता है इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट कई बार सिर्फ फाई भी लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, फ्लक्स दो टाइप का, इलेक्ट्रिक भी होता है, ग्रेविटेशन भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तीन टाइप। अब हम लोग तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही डील कर रहे हैं ना, तो ठीक है, फाई लिखो या फाई भी लिखो चले। अब देखो साइंटिस्टों को एक आदत है, जहां पे cos थीटा दिखता है ना, वहां पे उनको डॉट प्रोडक्ट नजर आता है, और जहां पे साइन थीटा दिखता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट नजर आता है। ये कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट वाला। तो साइंटिस्टों ने बोला कि एक काम करो, n को लिख लो एज फाई इज इक्वल टू e डॉट। नाउ यू माइट से कि चलो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये एरिया वेक्टर कब से हो, हमने क्लास 11 में तो एरिया को स्केलर पढ़ा, अभी वेक्टर कैसे बन गया। देखो क्लास 12th में दो ऐसे क्वांटिटीज है जिनको हम वेक्टर जबरदस्ती बनाए, पर ये वेक्टर होता नहीं है, इसके साथ वेक्टर प्रॉपर्टी जोड़ेंगे टेम्पोरल, बस 2-3 चैप्टर्स, फिर हम दोबारा उसको स्केलर बना देंगे। अब वो टेम्पोररी चीज है तो कोई बात नहीं, एरिया को वेक्टर मान लेते हैं, बट कोई भी चीज अगर वेक्टर उसका दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखते हैं। तो आप देखो एरिया वेक्टर तो होता नहीं है ना, तो एरिया वेक्टर नहीं होता है, लेकिन हमने क्या टेम्पोरली बनाया, इसलिए ये हो गया, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं एसोसिएटेड वेक्टर्स, यानी एसोसिएट मतलब क्या, तो जोड़ना, यानी एरिया वेक्टर है नहीं है, लेकिन हमने वेक्टर प्रॉपर्टी जोड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं एज एसोसिएटेड। ऐसे ही देखना, लेंथ क्या होता है, स्केलर होता है ना, लेकिन देखना 5th चैप्टर में और इवन 4th चैप्टर में लेंथ को भी हम वेक्टर बनाएंगे टेम्पोररी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं मैं हूं, बताओ। हाँ बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, हम तो ऑफिस में है, तो मैं भेज देता हूँ पीछे, 2 मिनट में आ जाए। हाँ ठीक है। तो एरिया वेक्टर, अब हम बात करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा सर, एक मिनट, आपने ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया, लेकिन वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसमें हम ए नेगेटिव भी ले सकते, कुछ भी ले, प्लस आई कैप भी होगा, माइनस आई कैप भी होगा, प्लस जे कैप, माइनस जे कैप, कुछ भी हो सकता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग। वो तो ऐसा ना, देखो एरिया ऐसे भी हो सकता है, एरिया ऐसे भी हो सकता है, एरिया ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता नहीं मेरे पास मेन कुछ नहीं था, और नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। अब खुद सोच के देखो, नाउ दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, समझो, सपोज एक एरिया मैंने ऐसे लिया, मान लो वो है 6 आई कैप, ध्यान से सुनना, सपोज ये एरिया है और मान लो वो 6 आई कैप, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, जे कैप हो गया, अब क्या हो गया, तो ये अगर 6 आई कैप हुआ, ये एक्स के अलोंग है, तो ये हो गया -6 आई कैप, इधर देखो ये हो गया +6 जे कैप, ये हो गया -6 जे, हर चीज हो सकती है। एग्जांपल, अब एरिया वेक्टर का ये समझ एरिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ना इक्वल टू एरिया इटसेल्फ। एरिया इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, नहीं अगर रेक्टेंगल हुआ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल हुआ तो हाफ बेस अल्टीट्यूड, स्क्वायर हो तो लेंथ एल स्क्वायर,
और ट्रेपेजियम हो तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, और अगर रोम्बस होगा तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स वगैरह वगैरह। जैसा एरिया का फॉर्मूला, डायरेक्शन क्या होता है, द परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये जो एरिया हुआ ना इसके पर चेक लो। अभी तो आपने ऐसे में लिया तभी जे क्या पा रहा है, हम ऐसे में ले उल्टा पानी क्या ऐसे करना ये एक परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। अब इसमें एक मुसीबत भी है, फ्लैट सरफेस का तो एरिया वेक्टर आ जाता है और कर्व सरफेस एरिया तो, जैसे ये कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या लोगे, क्योंकि कर्व सरफेस यहाँ पे भी एरिया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसलिए क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का कोई एरिया वेक्टर, कर्व सरफेस एरिया does not have a proper area। मान लो अगर ये कर्व हुआ तो क्या होगा, इसका छोटा सा पोर्शन ले लो, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे डी ए। क्यों, बहुत छोटा सा एरिया लिया ना इसलिए डी ए। और यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे, यानी कर्व सरफेस एरिया का कोई सिंगल एरिया वेक्टर नहीं है। फिर क्या होगा, अगर कोई कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ का छोटा सा एरिया वेक्टर, यहाँ का छोटा सा एरिया वेक्टर, यहाँ का छोटा सा एरिया वेक्टर, यहाँ का छोटा सा एरिया वेक्टर। कर्व सरफेस एरिया does not have a proper area vector, however very small sections can individually have small area vectors, छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स पॉसिबल। यानी कर्व सरफेस एरिया को कोई सिंगल एरिया वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा फिर, पूरे कर्वेचर को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लो, तो एक एक छोटे छोटे पोर्शन के छोटे छोटे एरिया वेक्टर होगा। छोटे छोटे एरिया वेक्टर इसलिए डीए वेक्टर लिखा है, डीए वेक्टर लिखा है। देखो सारे इस एरिया का तो ये परपेंडिकुलर है, इस एरिया का ये परपेंडिकुलर है, इस एरिया का ये परपेंडिकुलर। कर्व सरफेस एरिया में तो हर जगह अलग अलग तरीके से एरिया, ये चक्कर सर तो एरिया रखने का बाद में समझ में आ गया था एरिया। हां तो इसका छोटा सा 0.00001 0.00002 ऐसे कुछ भी होगा, वो तो इसके ऊपर है ना, गिवन होगा, वो तो जैसे भी हो गिवन होगा तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। और अगर हम थोड़ा सा एरिया खुद चूज कर रहे हैं तो मान लो रेडियस ले लिया, पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, ये ठीक है ना। अब देखो एक प्रॉब्लम पता क्या है, थोड़ा इधर देखो, सपोज यहां से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो ऐसे, ठीक है ना। हाँ बोलो, किचन के साइड नहीं लग पाएगा। हाँ 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 हाँ, तो उसको टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल, तो क्या करो, तो देखो कुछ लाइंस तो इससे भी जा रहा होगा, तो इसके नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकलेगा, मैं यहाँ का ई इंटू यहाँ का डॉट डी है, फिर इसके लिए होगा यहाँ का ई यहाँ का डी है, इसके लिए होगा यहाँ का ई यहाँ का डी है। यानी ऐसे केस में, इस टाइप के केस में टोटल लाइंस जिसको हम n लिख रहे हैं वो क्या होगा, इंटीग्रेशन की बात, अरे इंटीग्रेशन माइनस ऐड कर रहा हूं ना मैं, यहाँ का नंबर ऑफ लाइंस ऐड करो, यहाँ का भी 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 ऐड करो, सारा ऐड करो, वही तो इंटीग्रेशन होता है। यानी देखो अगर स्ट्रेट सरफेस है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तब तो दिक्कत नहीं, पर अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े हुआ तो इन दैट केस क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस के वजह से नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे और उन सबको जोड़ेंगे,
जोड़ने का मतलब ऐड करना होता है, ऐड मतलब होता है इंटीग्रेशन। ई डॉट, ठीक है, देख लो। टोटल लाइन हमने 11 लिखी 17 लिखी है। ये जितना मर्जी करो, लाखों बनाओ, क्या जितने भी होंगे काउंट कैसे करोगे? ई डॉट, यानी फाइनली क्या हो रहा है? therefore flux is equal to E dot D. But you know what? एक सवाल अभी भी रहता है कि एक चार्ज क्यू से हम लाइंस बनाए कितना? भाई एक चार्ज क्यू है, उससे कितने लाइन बनाए? 10, 20, 10,000, 20,000, 10 करोड़, 20 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, कितना बना? ये सवाल अभी भी। इसको कैसे करोगे? तो देखो इसके लिए पता है मैं क्या करता हूँ? How many lines should we draw? Question is how many lines? उसके लिए तो मैं क्या कर रही हूँ? देखो सपोज पूछा है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से r डिस्टेंस पॉइंट और इसको तो क्यू चार्ज है तो कुछ तो लाइंस निकलेंगे ना, कितना निकलेंगे मुझे नहीं पता। मैं करूँ इसका डी तो होगा ना कुछ, ना कि कुछ ना कुछ ई भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस लेट अस से n, टोटल लाइंस फ्रॉम क्यू चार्ज is equal to suppose n, ठीक है, n ऐसा। हाँ, एक ट्रॉली नहीं है, ट्रॉली लंबाना पड़ेगा। नहीं बाद में वहीं को डाल देंगे, आप रख दो भी ऐसे। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं क्यू चार्ज से? लेट्स से n। अब एरिया बोलते क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस। तो एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? n by 4 pi r square। r is the radius। लेकिन एक चीज बताओ, क्यू चार्ज के वजह से r डिस्टेंस दूर कितना फील्ड इंटेंसिटी होता है हमें मालूम है क्या होता? अब एक चीज बताओ, कूलॉम लॉ अगर कहता है कि भाई इंटेंसिटी इतना होता है और मैं एक नया तरीके से इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं नंबर ऑफ लाइंस पे एरिया, आंसर तो सेम ही आएगा। सिंपल। अरे समझे नहीं, केक्यू बाय r स्क्वायर तो कूलॉम लॉ कहता है, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ लाइंस से निकालो, तो ठीक है नंबर ऑफ लाइंस बाय दिस, पर आंसर अलग तो नहीं आएगा, तो आंसर इसे इक्वेट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि r स्क्वायर कैंसिल, फिर नंबर ऑफ लाइंस निकल गया, कितना आ रहा है? 4 पाई k, और k क्या होता है? 1/4% होता है। तो देखो जरा k को अगर 1/4% लिखो तो क्या होगा? 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है? नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए? नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए? यानी एक चीज पता चल गया कि एक क्यू चार्ज से अगर तुमको टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना है तो कितना होगा? q by जैसे एग्जांपल, कैन यू टेल मी नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे फॉर 1 कूलम चार्ज? क्वेश्चन 1 by और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? याद है वैल्यू? 10 raised to power वो तो k का वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू
ये ठीक है। ये कितना होगा देखो 8.85 तो अराउंड 9 के आसपास है, 10 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 8.8 को 10 लिख लो, 10 तो -12 दैट इक्वल टू 1/10 -11 यानी 10/11। I think that's a big number. K का वैल्यू 9.19 होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 into 10 होता है। तो यानी एक चीज मुझे पता चल गई है, 1 कूलम चार्ज के लिए मोटा मोटा 10,000 करोड़ सम नाइन, ठीक है, दैट्स ऑल। चलो अब इसके यूजेस, अब गॉस पिक्चर में आ, अब हम इसको बोलेंगे गॉस यूजेस के अंदर, ये वो तो बाद में। गॉस ने बोला कि देखो हमने अगर क्यू चार्ज लिया और अगर स्फेरिकल सरफेस लेते हो तो उसके लिए तो हमने डिराइव किया और नंबर ऑफ लाइंस वगैरह आ गए। नंबर ऑफ लाइंस कितना है, क्यू एप्सिलॉन। ये नहीं बताओ अगर हम स्फेरिकल ना ले तो कुछ भी ले लो, मैं कर रहा हूं एक रैंडम सरफेस ले, नंबर ऑफ लाइंस तो नहीं बदलेगा, ये नंबर ऑफ लाइंस तो चार्ज पे डिपेंडेंट है, इसलिए लाइंस तो वही बनेगा, पर इस बार थोड़ा काउंटिंग दिक्कत आ जाए। क्यों दिक्कत आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, ये भी है। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर रहती है, इसका एरिया फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ई डॉट डी काउंट करते जाओ, तो इसके थ्रू जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो तो निकल जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, सिमिलरली इससे लाइंस ऑफ जो फोर्स पास हो रहा है वो भी निकल जाएगा। यानी काउंटिंग का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन काउंट तो वही बनेगा, नंबर ऑफ लाइंस तो वही होगा। हाँ, काउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। देखो स्फीयर लेता हूं तो क्या होता है, हर जगह इक्वल 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 नंबर ऑफ लाइंस हो, दिस स्फीयर सिमेट्रिकल, फॉर्मूला इसका भी क्यू एप्सिलॉन होगा, क्यू एप्सिलॉन। यानी ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें क्लोज सरफेस यूज करते हैं, ये क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस चाहे रैंडम हो चाहे अच्छे वाले हो, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज अ गॉसियन सरफेस। तो काउंट करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन काउंटिंग उतना ही बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोज सरफेस का जब इंटीग्रेट करते हो तो इसका सिग्मॉल अलग, E डॉट डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, पर अगर क्यू चार्ज है तो लाइंस तो वही होंगे, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस। सर एक बार स्टेटमेंट अभी नहीं, अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसमें एक चीज आ गई है, एक साइड चार्ज की हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोग करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या ना, गॉस लॉ।
इसका स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, the closed surface integration of E dot d the closed surface area, the closed surface integration of E dot d is equal to charge inside upon epsilon. ठीक है, is equal to charge inside by epsilon. Useful question is here is charge inside of your domain. अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग चीज है, and that is why only. ठीक है, तो एक काम करो, एक गॉसियन सरफेस ले और एक आउटसाइड चार्ज लिखेंगे, ये आउटसाइड चार्ज, इसका फील्ड लाइन कैसे होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर ले, एक चीज याद रखना, इसको स्टार देके लिखना है, for a closed surface dA vector is always taken outwards, यानी बाहर की तरफ। ये डी हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर होगा ना, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, and theta 1 is obtuse, therefore cos theta 1 is negative. Therefore E1 dot dA1 is counted as negative. इसका मतलब क्या? This implies that E dot dA is negative when lines enter Gaussian. ये देखो, अगर मान लो ये ध्यान रखना इस चीज को, इज दैट cos थीटा, यानी अगर थीटा का वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो तो cos थीटा नेगेटिव हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है और 90 और 180 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव। याद है ना, ऑल साइन tan cos। अब आ जाओ एग्जिट वाले पे, एग्जिट वाले पे तो क्या होगा? एग्जिट वाले पे तो क्या होगा? ये एरिया वेक्टर होगा और ये फील्ड वेक्टर होगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट है ना, ये देखो ऐसे करके, तो ये यहाँ पे जो थीटा 2 होगा इन दोनों के बीच पे इज एक्यूट, therefore E2 dot dA2 है ना, पॉजिटिव। यानी क्या हो रहा है? therefore E dot dA is positive where lines come out of Gaussian surface.
यानी क्या हो रहा है समझो, यहां पे ई डॉट डी ए नेगेटिव हो गया और यहां पे ई डॉट डी ए पॉजिटिव हो गया, नेट ई डॉट डी ए क्या, क्योंकि एक क्यूब बन रहा है ना, वो 0 to 90 के बीच में है, हाँ। 1 क्वाड्रेंट में, hence it is not counted, hence outside और surface charge, जो आपने O2 लिखे क्या लिखा है, हाँ O2 लिखा आपने, वो फिगर लेनी figure 2, hence outside or surface charges do not have any net contribution, प्लस माइनस जोड़ कर जाते हैं, प्लस माइनस मिला के 0, ठीक है ना। नेट कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जगह पे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एक जगह उतना ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए नेट कंट्रीब्यूशन क्या हो गया उसका 0 हो गया। अब समझ में, इट इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, यानी फाइनली क्या हो गया फिर, therefore फाइनली ई डॉट डी ए पूरे का होगा, लेकिन चार्ज सिर्फ इनसाइड, so therefore E will be considered for all charges in LHS, but in RHS only inside charge. RHS the right hand side is taken into consideration. ठीक है, चलो अभी इसके बाद ये हमने जस्ट गॉस लॉ को जो स्टार्ट किया कि भाई गॉस लॉ होता क्या, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे कि भाई इसको अप्लाई कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ।